आज के 11 से प्रश्न देखने का आपको जो कि आपको पिछले सेट में क्वेश्चन दिया गया था उसका हम आंसर बता देते हैं। पहला जो क्वेश्चन का था इसमें से दुग्ध जल धारा जो है जलप्रपात वह किस नदी पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। दूसरा था अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा था, तो यह भवरू अभिलेख में कहा गया था, जो कहाँ है, राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, तो यह अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। अमजद अली खान का संबंध किस स्वदेशी यंत्र से था, यह सरोज नहीं है, यहाँ पे सरोद है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का जो प्रश्न है उसमें कहता है कि पहला प्रश्न है तुगलकनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था, या तुगलकनामा की रचना जो है वह किसने किया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था तुगलकनामा की रचना, यह अमीर खुसरो जो था वह तुगलकनामा की रचना के द्वारा किया गया था। इसमें तुगलक वंश की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही है, ऑप्शन अमीर खुसरो, यह इसके द्वारा जो लिखा गया है तुगलकनामा, इसमें किसकी चर्चा किया गया है, तो यह तुगलक वंश की घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह एक कवि था, यह एक कवि था। कवि के रूप में इन्होंने क्या किया, हिंदी शब्दों का प्रयोग किया था। कवि के रूप में इसने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया, इसीलिए इसको हिंद का तोता भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे कि इसको हिंद का तोता कहा जाता है, हिंद का तोता। हिंद का तोता किसको कहते हैं, तो अमीर खुसरो को कहते हैं, कवि था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा गया है, तो गुलाम का गुलाम कौन था, तो जैसा कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वह किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गौरी का गुलाम था यह। इसके अलावा इल्तुतमिश जो था वह किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन तो एक खुद गुलाम था, इसका भी एक गुलाम निकला कौन, इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का यह जो शासक था इल्तुतमिश, यह गुलामों का, इसे गुलाम कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल था 1236 से 1211 से 1236 तक था। 1211 से 1236 तक इसका जो काल था, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने जो अपनी राजधानी थी वो लाहौर से दिल्ली लेकर आया, लाहौर से दिल्ली। इस तरह से आप समझ जाएंगे कि यह इसकी जो राजधानी थी वह कहाँ से था, पहले था लाहौर, उसके बाद ये जो था दिल्ली अपनी राजधानी लाया। दार उल सफा की स्थापना किसने की थी, दार उल सफा, इसका मतलब क्या होता है, दार उल सफा जो था वह एक राजकीय अस्पताल था, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय जो था वो दासों की संख्या 1,80,000 थे। इसने ब्राह्मणों से जजिया कर भी लिया था। तुगलक वंश में सबसे ज्यादा जो प्रमुख है यह कि इसने क्या किया, ब्राह्मणों से जो है ना जजिया कर लिया, ब्राह्मणों जजिया जजिया कर लिया। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी, तो विजयनगर की यात्रा जो है ना कौन किया था, अब्दुल रजाक के समय में। अब्दुल रजाक जो था वो फारसी था, वो फारस से आया था। उसके समय में जो यात्रा किया था विजयनगर के, वह देवराय द्वितीय था। देवराय प्रथम नहीं था, देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय जो है यह किसके काल में, विजय अब्दुल रजाक के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। इसके अलावा कृष्णदेव राय के समय में कृष्णदेव राय के समय में भी एक आया था विजयनगर की यात्रा करने, यह पुर्तगाल के समय में था। कृष्णदेव राय के देखें तो इसमें जो था वो डुआर्ड बारबोसा था। नाम थोड़ा सा जो है ना इस सबका अटपटांग टाइप का रहता है। डुआर्ड बारबोसा जो एक कहाँ के था, पुर्तगाल। बस आपको एक ध्यान रखना है कि इस तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए मिले एग्जाम में तो आपको आंसर देना है। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी,
तो शिवाजी जो थे वो 1674 में राजगढ़ में अपने किला में ये अपने राज्यभिषेक किए। 1674 में जो थे वो शिवाजी जो थे वो अपना राज्यभिषेक किए। कहाँ पे? राजगढ़ में। और छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। तो इसी वक्त जो थे 1674 में ही इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इन्होंने जो है इनके जो राज्यभिषेक करवाया था जो पंडित, उनका नाम था पंडित गंगाधर। पंडित गंगाधर जो थे यह राज्यभिषेक संपन्न करवाए थे। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो पहले जो है ना वह कौन सा गवर्नर था, जो पूछ रहा है एग्जाम में, प्रश्न पूछ रहा है कि वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने अपनी राजधानी जो है कोचीन से उठा करके कहाँ रख दिया? कोचीन न बना करके कहाँ रख दिया? गोवा अपना राजधानी बनाया था। तो पुर्तगाल के गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाल के गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा। ये कब थे? 1530 में। ये कब किए थे? 1530 में जो है अपनी राजधानी कहाँ लेकर चले गए? गोवा अपनी राजधानी को बनाया था। इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या किया था? यह हुगली में जो थे पुर्तगाली बस्तियां भी बसाई थी। एक बस्ती भी बसाए थे पुर्तगाली बस्ती बसाए थे। कहाँ? हुगली में। इसके अलावा जब गोवा की हम राजधानी बात करते हैं तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो 1510 में गोवा को जीता था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये जीता था 1510 में। जीता किसको जीता भाई? गोवा को जीता। गोवा को राजधानी कौन बनाया था भाई? जीता तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ना गोवा को जीत गया 1510 में। तो गोवा की को राजधानी कौन बनाया? नीनो डी कुन्हा बनाया था 1530 में। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में पेरिस की जो संधि हुई थी वह कब हुई थी? तो पेरिस जो संधि था वो अंग्रेज किसके बीच में हुआ था? तो यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। और यह इसके बीच में पेरिस पेरिस संधि के तहत जो है ना तृतीय जो कर्नाटक युद्ध था उसको अंत कर दिया गया था। इसको समाप्ति जो हुई थी वह पेरिस समझौते के संधि में हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध है। तो पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में। 1763 में पेरिस कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुई थी। इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ? इस संधि के तहत तृतीय जो कर्नाटक युद्ध चल रहा था उसको अंत कर दिया गया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी जो था उस सभा जो कि यह धार्मिक विषयों पर चर्चा की थी। तत्वबोधिनी जो सभा था यह धार्मिक विषयों पर चर्चा करता था, जो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका जो है इस सभा की स्थापना किया था। इसके अलावा 1966 में इसे ब्रह्म समाज का भी नाम दिया गया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो ये पिता थे। किनके पिता थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के। रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा हम और क्या बोले? 1666 में जो थे इस तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज। इस सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जो है एग्जाम में महत्वपूर्ण बन जाता है। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य जो था वो पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? तो यह अगस्त में हुआ था। अगस्त में हुआ था। यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? पूना समझौता। यह दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे इसमें इस समझौता के तहत जो क्या किया गया था? दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। किसके बीच में हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो कौन सा वो, जैसे कि बौद्ध संगीति जो था वो 4 गो हुआ था।
तो कौन सी संगीति में जो था वो बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। बौद्ध संगीति चौथा हुआ था। चौथा ये बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था। कहाँ? कश्मीर में। कश्मीर में हुआ था कुंडल वन में। इसके जो अध्यक्षता किए थे वह वसुमित्र के द्वारा किया गया था। वसुमित्र के द्वारा किया गया था। चौथे बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो गया। अब जैन धर्म की बात करते हैं। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो तीसरे तीर्थंकर के थे, तो जैन धर्म के कुल मिलाकर 24 को तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर हुए। अभी वही संस्थापक की बात करें, कुल जो टोटल हम बात करें तो ये 24 तीर्थंकर थे। संस्थापक की बात करें तो ये कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे। अब ऋषभ देव का चिन्ह क्या था? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बैल था। इनका ऋषभ देव कौन थे? तो यह जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यह बैल था। अब 24वें तीर्थंकर की बात करें तो यह महावीर थे। इनका जो कौन थे? 24वें थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। अब इसके प्रश्न कह रहा है कि तीसरे जो है ना तीर्थंकर उनके बारे में पूछ रहा है। तो तीसरे जो तीर्थंकर थे वो संभवनाथ थे, जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था। घोड़ा किनका था? संभवनाथ। संभवनाथ कौन थे ये? तो ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? तो यह अथर्ववेद जो है, वेद 4 को होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को बाद का वेद कहा जाता है क्योंकि इसे बाद में लिखा गया था। अथर्ववेद जो है यह इसमें समाज के बारे में बताया गया है। समाज की इसमें ज्यादा चर्चा की गई है, जैसे जादू टोना तंत्र मंत्र, इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें जो है अथर्ववेद जो है यह सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति, क्योंकि इस मुख्य रूप से क्या था? यह समाज के लिए इसमें समाज के बारे में ये बताया गया है। इसको क्या कहा गया है? 2 पुत्री कहा गया है। प्रजापति यानी कि जनता, प्रजापति की जनता की क्या है? 2 पुत्रियां हैं। कौन है? सभा और समिति। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो सबसे पहले हुन आक्रमण क्या, इसको कौन, भारत में जो हुन आक्रमण किया हुआ था तो इसको जो था वो कौन था? ये जिसको समाप्त किया था ये स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों के आक्रमण को समाप्त कर दिया गया था। स्कंदगुप्त के द्वारा जो था वो हुन के आक्रमण को समाप्त कर दिया गया था। और यह कौन से अभिलेख में लिखा हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिलेगा? यह यूपी में है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख था वह यह यूपी में लिखा गया था। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? पहले कालखंड कब था? तो यह 1500 बीसी से 600 बीसी तक चलता था, जिसमें एक उत्तर वैदिक और एक ऋग वैदिक दोनों था इसमें। अब इसमें प्रश्न कर रहा है कि वैदिक काल में जो महिलाएं थी, उन जो वैसी महिलाएं जो अविवाहित रहती थी उसे क्या कहा गया है? अविवाहित रहने वाली, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा गया है? अमाजू कहा गया है। यह एक ग्रामीण सभ्यता था। कौन सभ्यता ग्रामीण था? वैदिक काल जो था यह एक ग्रामीण सभ्यता हुआ। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है? तो यह बुध ग्रह है। बुध ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह यह सबसे नजदीक का ग्रह है।
सबसे नजदीक का ग्रह है बुध ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह है। इसके अलावा यह जो है चुंबकीय क्षेत्र इसमें स्थित होता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह एशिया में है, सॉरी यह यूरोप में है। यूरोप में कहाँ? इटली में है। यूरोप के इटली में क्या चीज है? स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है। यूरोप के इटली में क्या चीज है? एक स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है। ये स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी जो है इसमें ये क्या करता है? यह अभी भी ये सक्रिय है, यह अभी भी यह सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि अभी भी ये इसमें जो है यह विस्फोट होते रहता है। इसे भूमध्य सागर का लाइव प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बली जो ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है और यह समय समय पे विस्फोट होते रहता है। और जब यह विस्फोट होता है तो इससे जो है काफी एक बहुत बड़ी क्षेत्र में एक प्रकाश इससे उत्सर्जित होता है। इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है जो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? अब स्थल रुद्ध देश कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं कि इधर जो है ना हम एक मैप बना लेते हैं, इस तरह से जो है ना ये भारत का मैप हो गया और इधर जो है ना अरब सागर है, अरब सागर है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इधर खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी जो है ना इस तरफ है। अब कहने स्थल रुद्ध कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा क्षेत्र जो एक समुद्र से सटा हुआ नहीं है। मान लेते हैं कि इधर समुद्र है और समुद्र से इसका जो है ना सीमा लगता है, तो वैसे क्षेत्र को हम स्थल रुद्ध क्षेत्र नहीं कहेंगे। स्थल रुद्ध उसे कहेंगे तो चारों तरफ से जो है ना सीमाओं से क्षेत्र से बना हुआ है, उसे हम स्थल रुद्ध कहते हैं। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो स्थल रुद्ध देश नहीं है, तो इसमें से लाओस एक स्थल रुद्ध है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब एक स्थल रुद्ध देश है। लेकिन थाईलैंड की बात करेंगे तो थाईलैंड जो होता है यह दक्षिण चीन सागर से सटा हुआ है। आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवन बांध जो है ना यह अफ्रीका में है, अफ्रीका महादेश में है। नील नदी पर आसवन बांध बना हुआ है। नील नदी पर कौन सा बांध है? आसवन बांध बना हुआ है। इसके अलावा और इसमें से हम क्या, और इसमें क्या जान सकते हैं? नील नदी पर आसवन बांध बना हुआ है, यह विक्टोरिया झील से निकलता है और भूमध्य सागर में प्रवेश करता है। भूमध्य सागर में ये जाकर के नील नदी मिल जाते हैं। निकलती है कहाँ से? तो विक्टोरिया झील से। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी है यह कहाँ पे है? बाबा बुदन की पहाड़ी या फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यह कर्नाटक में है। दो पहाड़ियां है जिससे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। यह एक क्या चीज है? यह दोनों पठार जो है, यह दोनों जो पर्वत है, पहाड़ी जो है, यह एक धारवाड़ पठार का भाग है। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन सी नदी, यह हुगली जलांगी, जलांगी जो है यह कृष्णा का सहायक नदी नहीं है। जलांगी जो है यह कृष्णा का सहायक नदी नहीं है, यानी कि मूसी, कोयना और दूध गंगा, ए बी और सी, एक दो और तीन, ये तीन जो है ऑप्शन नंबर 20 सही है, क्योंकि मूसी, कोयना और दूध गंगा जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। लेकिन एग्जाम प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, सॉरी कह रहा है कि सहायक नदी है, तो यह तीन होगा, एक दो और तीन सही होगा। जलांगी जो है, जलांगी जो नदी है यह हुगली नदी की सहायक नदी है। जलांगी जो है यह किसकी सहायक है? हुगली की सहायक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है?
सारा भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह किसके कारण से होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यह भारत में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जून से यह शुरू होता है। इसका जो स्टार्टिंग है वह मध्य जून से होता है और ये कब तक चलता है? सितंबर अक्टूबर, मध्य अक्टूबर तक ये चलता है। और यही मध्य अक्टूबर के बाद जब यह दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगती है तो इसे लौटती हुई मानसून कभी कहते हैं। इससे जो है इस मानसून से लगभग भारत में 74% वर्षा होती है। इस मानसून से लगभग भारत में 74% वर्षा होती है। पड़ोसी, ये जो 74% का आंकड़ा हम बताए हैं ये एक फिक्स नहीं है, इधर उधर भी आंकड़ा इधर उधर भी हो सकता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य जो है वह सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ बांग्लादेश के साथ वो कितने राज्य हैं जो सीधा सीमा साझा करते हैं? तो एक हम ऐसे ही एक मैप बना लेते हैं जो कि इस तरह से मान लेते हैं कि ये बांग्लादेश का मैप होगा। मान लेते हैं कि इस तरह से जो है बांग्लादेश का मैप है। तो इस तरह से आप देखें कि इस क्षेत्र में क्या है? बंगाल की खाड़ी, सॉरी, इस क्षेत्र में क्या है? पश्चिम बंगाल है। इधर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर इधर से असम हो गया, फिर इधर से मेघालय हो गया सटा हुआ है, फिर इधर से त्रिपुरा है सटा हुआ, फिर इधर से मिजोरम सटा हुआ है। तो इस तरह से आपको देखेंगे कितना राज्य सटा हुआ है? 1 2 3 4 और ये 5 राज्य। कुल मिलाकर भारत के साथ जो बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा हम देखें तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ ही होता है। कुल मिलाकर 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर तक सीमा जो है वो भारत के साथ ये साझा करता है। भारत तथा चीन के मध्य यह यहाँ पे मैकमोहन रेखा होगा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मैकमोहन रेखा यह किसके बीच होता है? भारत और चीन के बीच होता है। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1914 में इसको भारत और चीन के बीच यह रेखा खींचा गया था। यह कहाँ पे खींचा गया था? शिमला में। शिमला में इसका निर्धारण किया गया था, इसकी तिथि को बनाया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति जो है वह किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। कब? 1949 में। 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में कार्य किया गया था, गठन किया गया था। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत जो सूची तैयार किया जाता है वह जनसंख्या को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर यह शामिल नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की होती है: शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। इसके आधार पर क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। अभी वर्तमान की बात करें, 2019 की हम आंकड़ा देखें तो इसमें से जो भारत का जो स्थान है, भारत का इसमें जो स्थान है वह कुल मिलाकर 131 स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम पहले स्थान की बात करें तो नॉर्वे है। पहले स्थान की बात करेंगे तो ये नॉर्वे है। नॉर्वे कहाँ है? एक यूरोप में है। इस तरह से हम लोग जो है ना यह 2019 का आंकड़ा बताया गया है। इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को, जो आपको क्या करना है इसको कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? दूसरा है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तीसरा है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? चौथा क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है?
कुल मिलाकर ये आपको 4 प्रश्न दिया गया है, आपको इसका उत्तर जो है कमेंट में बताना है। इस तरह से हम लोगों ने आज कुल मिलाकर 25 सेट कवर किए। लगभग आज कोई अगर 11 सेट में हम बात करें तो लगभग कल जो था वो हम लोग 250 सेट में हम लोग 250 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। अब कुल मिलाकर हम लोगों ने 275 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इस 275 क्वेश्चनों के साथ ये सिर्फ वन लाइनर था, लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी प्रश्न देखने को मिला होगा। तो जैसे हम मान के चलते हैं कि अगर 15 प्रश्न इसमें से 275 प्रश्न में से और भी मिला होगा, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आप कि 280 या 300 के आसपास आपको जो है ना प्रश्न देखने को मिला होगा। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक और लाइक और शेयर जो है ना हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, एक और एनर्जी मिलता है, ताकि आपके लिए और भी इससे बेहतर कार्य किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग उससे तक शेयर करने की कोशिश करिए और भी लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा बड़ों का आदर करिए, छोटे को प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं जो है आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।